इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। जो ब्लू कलर में दिख रहा है उसके ऊपर का हम पढ़ लिए हैं, अब उसके नीचे से चलो। अब जिसको इसको पढ़ने का मन नहीं है वो बताओ, जिसको पढ़ने का मन नहीं है कॉमेंट में भेज दो, मैसेज कर दो। NSSO ने 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 4.38 किलोग्राम वर्ष 2004 से घटकर 2004-05 से घट गया और 5.98 किलोग्राम वर्ष 11-12 में हो गया। अब समझो कि ये रिपोर्ट क्यों कम हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। ये देख लो, इधर कुछ चाचा लोग इधर को गेहूं का बोरा बांध रहे हैं, क्याची का बोरा बांध रहे नहीं पता। भंडारों में खदान ले जाते हुए किसान। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम हो गया था। कितना में किलोग्राम है, कितना में है? 11-12 में, ठीक है, 11-12 में ही है, हो गया है। अब इतना कम क्यों हुआ है? केवल नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति चावल की खपत, हर व्यक्ति पे इतना खपत है महीना में। एक महीना में ये लोग 4 किलो खाएगा, थोड़े खाएगा 4 किलो यार। 4 किलो में किसका पेट भरने वाला है? करीबन 5 केजी चावल चाहिए एक आदमी को खाने के लिए। एक सप्ताह की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक टाइम में चावल खाते हैं तो आपको चावल 100 ग्राम तो खाएगा आदमी, आराम से 100 ग्राम चावल खा जाएगा। तो 10 दिन 20 दिन 30 दिन, हाँ, मतलब एक महीने में हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम चाहिए, मतलब 5 केजी चाहिए चावल खाने के लिए। उतना कम हो गया है। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत, पीडीएस चावल जो होता है उसकी खपत 2004-05 से 11-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हो गई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। यहाँ गांव में तो दुगना हो गया, लेकिन नगर में 66% हो गया है। गेहूं की प्रति माह खपत हर महीने में हर व्यक्ति पर खपत है 4-5 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गया है। गेहूं का खपत दोगुना हो गया है, और गेहूं का खपत दोगुना हो गया तो बीमारियों भी बढ़ा है बहुत ज्यादा। पहले लोग मकई का रोटी खाता था, बाजरे का रोटी खाता था, मरुआ का रोटी खाता था। चाहे मरुआ, बाजरा और मकई को एक साथ में सान कर बनाया जाता था, दलिया हो जाता था, उसमें कोई बीमारी ही नहीं होता था। बीमारी तो अब हुआ है, लोग चाव से अब व्हाइट रोटी खाता है, उजला रोटी खाएगा। तावा पर सेक का नहीं चाहिए, अब गैस पर सेका हुआ चाहिए। तो लोग मरो, कौन रोकने जा रहा है? पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते थे। इसी के लिए कितना राशन वाले डीलर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनसे जुर्माना लिया गया था, भारी जुर्माना। बहुत लूटे हो बेटा। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है। जो बिक नहीं पाता है वो घटिया है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है जब राशन की दुकान इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। अब राशन दुकान नहीं बेच पाता है तो ये समझ लो कि एफसीआई गोदाम में अनाज का भंडार कई गुना बढ़ जाता है, पूरा भंडार हो जाता है। आप किसी भी एफसीआई गोदाम में चले जाओ, कहीं भी आप वहां पर जाकर देखोगे, और तेरी की तो मंडी में बिल्डिंग खड़ा है क्या? वैसा अनाज को सरिया के 50-50 फीट ऊपर तक ले रखा जाता है। कहीं कहीं तो 100 फीट अनाज को सरिया कर रखा गया है, और भी लीवर के अनुसार सरियाया जाता है कि वो गिरे नहीं बोरा एक भी। और ऊपर से मजदूर सीढ़ी जैसा चढ़ कर जाते हैं, सीढ़ी जैसा उतर के आ जाते हैं। समझो कितना बढ़िया सुविधा है। हाल के वर्षों में एक और कारण से
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था। पहले हर परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन कार्ड होता था, जिससे चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था कि उतना आपको दिया जाएगा। ये प्रत्येक परिवारों को एक सामान्य निम्न कीमत पर बेचे जाते थे और हर किसी को एक लिमिट रुपए पर बेच दिया जाता था। कीमत एक मतलब तय कीमत था, उसी में बेचना था। ज्यादा कीमत बढ़ा नहीं सकते ना, नहीं तो सरकार तुरंत छापा मार देगा। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। जहां उनका कोटा निश्चित था, उनमें निम्न आय वर्गों के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की आय से थोड़ी ही अधिक थी। देखो, निर्धन कुछ ऐसे लोग भी खरीदते थे जिनकी निर्धनता रेखा से थोड़ी सी ही आय ज्यादा था, बाकी नहीं था। और हमारा ही परिवार देख लो। मेरा परिवार 2007 के बाद थोड़ा वेल मेंटेन हुआ। उसके पहले तो हम लोग निर्धनता रेखा से ही ऊपर थे। समझ लो कि माँ का उस समय तत्कालीन नौकरी लगा था तुरंत, तो 1500 रुपया महीना मिलता था सरकार की तरफ से। वह भी अस्थाई टीचर नहीं, अभी भी अस्थाई टीचर नहीं माना है गवर्नमेंट। तो 1500 रुपया मिलता था 2007 में, ठीक है। मेरे पापा जी का कमाई था करीबन 10,000 से 15,000 महीना, और उसमें हमारा परिवार बहुत बड़ा था। इसके वजह से हम लोग भी निर्धनता रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर आते थे। लेकिन खेती बाड़ी उस समय होता था तो थोड़ा काम चल जाता था। कोई भी सामान खाना है, कोई भी सब्जी खाना है, किसी के भी खेत में तोड़ लेते थे लोग। इतना हम लोग का रुतबा था गांव में, क्योंकि गांव में हम लोग खानदानी लोग थे और बाकी लोग बसैया लोग था, इसीलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि हम लोग धमका कर रखते थे, डरा कर भी नहीं रखते थे, लेकिन वो लोग इज्जत करते थे। लेकिन हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको इज्जत पचती नहीं है। वो कोई इज्जत करता है तो उन लोगों को लगता है कि हमारे बपौती का राज है, इसीलिए लोग उनका इज्जत करना छोड़ दिए, आज गाली देते हैं। और हमसे तो इस तरह झगड़ा कर लेता है लोग, कि हम जो भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं। कड़वा किसी को पचता नहीं है। आगे देखिए, एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही है उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजारों में। इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। देखो, एपीएल कार्ड जिसके पास भी है ना, जो भी परिवार के पास, तो बाजारों से बहुत कम कीमत पर उनको सामान मिलता है। लेकिन वो भी राशन के दुकान पर जाएंगे, जब सरकारी राशन के दुकान पे, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलता है, 20% की छूट मिल जाती है। अगला टॉपिक है सरकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। तीसरा नंबर है जो अपना पढ़ना है। भारत में विशेषकर देश के दक्षिण और पश्चिम भागों में सरकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया ही है आज के समय में। बाकी सब तो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी समझ लो, बलात्कारी हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खदान की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोल लेते हैं। कम कीमत वाली दुकान खोल कर रखते हैं कुछ लोग। उदाहरण अर्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। सहकारी समिति जो वहां पर है, उसके वजह से वहां पर ये सब राशन कार्ड वाला सब सिलसिला चलाया जाता है राशन दुकान की। नहीं तो सरकार काहे चलाएगी? उन लोगों को ठिका लिखा बैठा है, तो सब पैसा लूट कर विदेश में डालता है सब। देखना, जिस दिन मेरी सरकार बन जाएगी ना, उस दिन विदेशों में जितना पैसा है सबको वापस हिंदुस्तान लाएंगे, वादा करते हैं। दिल्ली में एक मदर डेयरी है। उपयोगकर्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित
दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है और दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से प्रोत्साहन दे रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादक में अमूल एक है और गुजरात में दूध के उत्पादन में अमूल एक है। अमूल दूध पीता है इंडिया, जीता है इंडिया। और अमूल सब चीज क्या फेंटता है दूध में भगवाने जाने, सब केमिकल वगैरह फेंट कर बेचता है। सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सरकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। और ऐसे भी लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा में विशेषकर सुरक्षा सुनिश्चित करवाई है। एक नाम मेरे को याद है, रतनलाल टाटा, जे.आर.डी. रतनलाल टाटा। उन्होंने भारत के गरीबों के लिए एकदम मसीहा का काम किया है। ठीक है, कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे भी सेवा करता है, कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जो बहुत पैमाने पर बहुत हद तक लोगों की मदद करने के लिए सिर झुका कर आते हैं, लेकिन बहुत छोटा लोग है जो सिर काटने के लिए आता है। इस तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसको बोलते थे एडीएस, ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट साइंस का मतलब वहां पर उनका एकेडमी चलता है। सरकार कहाँ बांटती है, वहां के समाजकर्ता बांटते हैं। सब बिजनेसमैन लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेकर तब वहां गरीबों में बांटा जाता है। एचडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है और गैर सरकारी संगठन वाले ही उसका संचालित करते हैं, सरकार को नहीं करने देते हैं। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एचडीएफ की कोशिश रंग लाई है। और एचडीएस के यहाँ पर ऊपर नाम दिया ना, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के वजह से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करके और अनाज बैंक को खोला जा रहा है। एचडीएस अनाज बैंक कार्यकर्ता को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है मतलब उनको मंजूरी मिली है कि आप नए सिरे से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को कर सकते हैं। नहीं डरने का, नहीं टेंशन लेने का, कुछ भी नहीं। आपका जिस तरह मन है उस तरह करो, लोगों की भलाई होनी चाहिए बस। अब सारांश देख लेते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषण भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकृत स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की क्षमता सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता खाना तक पहुंचने में। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावी समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवारों, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। ऐसे लोग जिनके पास बहुत कम वेतन कमाते हैं, वैसे लोग ही गरीब परिवार से हैं, उन्हीं को अनाज की जरूरत ज्यादा होती है। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूर दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं
आती रहती हैं। मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे प्राकृतिक आपदा आता रहता है। ठीक है। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं, बल्क स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो ऊपर आप पढ़े हो डिटेल्स में कि बल्क स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। उसके बाद देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता अनुमूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें से खाद्य सुरक्षा घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सरकारी समितियां और गैर सरकारी समितियां भी हैं, जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत करके ऐसे चीज में काम कर रहे हैं और साथ बटा रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर खत्म होता है, लास्ट अध्याय है 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, जो खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बताने वाला। अब देखो 1 नंबर, जूम कर दूं। 1 नंबर, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। 2 नंबर, कौन लोग खाद्य सुरक्षा असुरक्षा से अतिग्रस्त हो सकते हैं, मतलब कौन लोग को असुरक्षित खाद्य पदार्थ मतलब खाने के लिए असुरक्षा है, वैसे लोगों के बारे में। भारत में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। 4 नंबर, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? 5 नंबर, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए क्यों है? 6 नंबर, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? 7 नंबर, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में भेद कीजिए कि दोनों में क्या भेद है? 8 नंबर, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई इन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करें। ऊपर जो 3 चर्चा किए हैं ना, उसके बारे में 2 का लिख दो, पूरा डिटेल्स, काम खत्म। सरकार बर्फ स्टॉक क्यों बनाती है? ऊपर का बर्फ स्टॉक में से पढ़ के लिख डालो। अब टिप्पणी देना है, मतलब इसके बारे में छोटा छोटा लाइन लिखना है। न्यूनतम सामर्थ्य कीमत, बर्फ स्टॉक, निर्गम कीमत और उचित दर की दुकान, इसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें लिख दो। 11 नंबर है, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है? क्यों राशन की दुकान चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है? 12 नंबर, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी दें, मतलब एक थोड़ी सी कमेंट दें। ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। ऐसे मेल भी दिया गया है इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, indrajitstudypoint@gmail.com, आप डायरेक्ट उस पर बोल सकते हो। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 9th क्लास के किसी अगले सब्जेक्ट में। अगला सब्जेक्ट आ जाएगा आपको, हो गया, ये क्या था? ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी नहीं था, ये सोशल साइंस का एक और है, जिसमें आपको इतिहास के बारे में हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा और पॉलिटिक्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है।